जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने 140 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे मिसलेनियस पोर्शन के। अब ये लास्ट वीडियो होगा मिसलेनियस का जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा एंड वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर और द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस घटना चक्र। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट अवेलेबल इन द चैनल। आपको घटना चक्र स्टैटिक 4 घटना चक्र आपको मिलेंगे। हिस्ट्री और इकोलॉजी की कंप्लीट घटना चक्र आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और जोग्राफी हम अभी वी आर रनिंग ऑन इट। एंड एडिशनली आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं इन द मॉर्निंग। सो 3 वीडियोस आपको पर डे आपको मिल रहा है अभी। दैट इज़ आई दृष्टि घटना चक्र, इकोनॉमिक्स इन द आफ्टरनून एंड जोग्राफी इन द इवनिंग। ठीक है, एज सुन एज इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, जो कि होने ही वाला है। वी आर ऑन द पेज नंबर 425, हार्डली 100 पेजेस भी अब नहीं रह गए हमारे पास। सो इसके बाद ही हम एक नया घटना चक्र के साथ भी शुरू करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2006-7 गवर्नमेंट एम टू रेज द पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 15,000 मेगावाट्स बाय। तो ये उस 2006 का क्वेश्चन है। 2007 तक इनका एक बेसिकली इन्होंने टारगेट सेट किया था। अब क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से तो आंसर हो गया है मार्च 2007। बट इफ़ वी डिस्कस एज ऑफ नाउ फेबररी एंड 2022 तक, तो इंडिया के पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है एज पर द लेटेस्ट डेटा वो है 3,95,607.86 मेगावाट। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फेबररी 2022 तक का डेटा है ये। ठीक है, सो इतना डेटा अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं हमारे पास। बस आप ये याद रखिए कि अभी जो डेटा है वो ये है 3,95,607, जिसमें कि थर्मल से अगर हम देखें तो 2,35,928 है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोल से प्रोड्यूस हो रहा है थर्मल में। देन लिग्नाइट से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। लिग्नाइट से अगर ये बोलें कि लिग्नाइट से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है तो बिल्कुल 0% इसमें शो कर रहे हैं कैपेसिटी है। गैस से हो रहा है 24,899। डीजल से सबसे कम हो रहा है थर्मल में 509। तो सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ हो रहा है। हाइड्रो में अगर आप देखोगे तो 46,524 है। न्यूक्लियर से 6,780 है। और एमएनआरई से जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 1,06,374 है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका 395607 हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा थर्मल से प्रोड्यूस हो रहा है। थर्मल के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन है। लिग्नाइट से 0 है, गैस से 24,000 है, डीजल से 509 है, और डीजल हाइड्रो से फिर 46,000 है। सो अगर इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाने को आएगा तो सबसे ज़्यादा आप लगाएंगे थर्मल। ठीक है, थर्मल के बाद आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर पे एमएनआरई रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद आओगे आप हाइड्रो पर, और उसके बाद आओगे न्यूक्लियर पर। ठीक है, सबसे कम न्यूक्लियर से, सबसे ज़्यादा थर्मल से, और थर्मल में भी सबसे ज़्यादा कोल से। नेक्स्ट, विच हैज़ व्हाट हैज़ बीन द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी इन द एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया एज ऑन दिसंबर 2011। तो दिसंबर 2011 पे ये पूछ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर था वो क्या था। तो वो 11% था उस समय। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो 26.9% है। देखिए इधर इट इज़ ये रहा 26.9%। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। किसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल फॉर ऑल द हाउस होल्ड्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। ये 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार बस देख लो। इलेक्ट्रिक पावर डिमांड फुलफिल करनी है 2012 तक। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी था। पर यूनिट प्राइस कम करना, ये इनका कोई गोल नहीं था। एक्सक्यूज मी, तो ये इनका गोल नहीं था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 2021 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको। प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर, कमर्शियल एनर्जी ऑयल एंड गैस,
नॉन कमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोलर एनर्जी। देखिए प्राइमरी एनर्जी जो होती है वो ऐसी एनर्जी है जो कि नेचुरल सोर्सेज से आपको मिल रही है, रिसोर्सेज से, है ना। मतलब कोई भी ह्यूमन, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। अब टाइडल पावर क्या है, डायरेक्टली आपको टाइड से आप जाके खड़े होते समुद्र के पास तो एनर्जी नहीं जनरेट हो जाती है ना, करंट नहीं लग रहा है मतलब एनर्जी नहीं मिल रही। सो वहाँ पे ह्यूमन मेड कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वहाँ पे किसी भी तरीके के। सो ये एनर्जी कैसी है, जैसे कि रॉ फ्यूल से आपको मिल रही है, या किसी भी तरीके के फॉर्म ऑफ एनर्जी वेस्ट से, किसी भी तरीके से जिसमें ह्यूमन मेड इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइडल पावर के लिए हमको वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे मशीनरीज लगानी पड़ेगी जिससे वो टाइडल पावर टरबाइन घूमेगा, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर आपको मिलेगी। सो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड बी क्रिएटेड। सो प्राइमरी एनर्जी जो होती है वो नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। Examples of primary energy resources include coal, crude oil, सनलाइट, विंड, रनिंग पावर। जैसे अब आप सोलर कुकर जो पहले थे डायरेक्टली सन के आपने उसमें रख दिया, हम सोलर प्लेट्स की बात नहीं, वहाँ ह्यूमन मेड इंटरवेंशंस हुए हैं, लेकिन आपने सोलर कुकर में कोई एक आपने काला बर्तन पेंट करके उसके बीच में एक आपने रख दिया राइस, तो वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी पड़ रही है, ठीक है। रनिंग रिवर्स, वेजिटेशंस, यूरेनियम। So these are the primary sources. It is to be noted that tides are a form of primary energy resource, but tidal power जो होती है वो human converted secondary energy आती है। Next, consider the following statements. Regional disparities in India are high and having rising in recent years because there is persistent investment over time only in select locals. ठीक है. Some areas are agroclimatic, climatically less conducive to development. ये भी बात सही है. Naturally भी वो less conducive होते हैं. Some areas continue to face little or no agrarian transformation and the consequent lack of social and economic opportunities. True. Some areas have faced continuous political instability. तो ये बोल रहे हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं इंडिया में दे आर हाई एंड हैविंग बीन राइजिंग इन रीसेंट ईयर्स। क्यों? तो देखिए रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, तो इसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रीजनिंग देखें, सम एरियाज हैव फेस कंटिन्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका रीज़न देख लेते हैं एक बार कि क्या दे रहे हैं। वैसे कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में कि रीजनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी कुछ जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो आती हैं, बट इसका रीजनिंग एक बार देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या है। इट इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स एंड डिफरेंस इन प्रोग्रेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ईच स्टेट। जैसे कि ऑन द वन हैंड पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, केरला, तमिलनाडु ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स है, जबकि मध्य प्रदेश, आसाम, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार ये सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। ओके, इसका कोई रीजनिंग उन्होंने दी नहीं है। मेनली दे आर रिलाइंग ऑन द नेचुरल पार्ट, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे जोग्राफी में भी व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रिवर्स कि भाई कोसी नदी है, अगर वो कंटिन्यूसली हर बार बिहार को कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं फेमीन्स आ रही हैं, तो उस वजह से डेवलप नहीं पा रहा है, या कोई भी फॉर दैट मैटर एमपी की बात करें या यूपी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको, अब यूपी में आप बोलेंगे कि एलुवियल सॉइल की अधिकता बहुत है, तो क्यों भाई एग्रीकल्चर तो अच्छा है, क्यों बैकवर्ड हो रहा है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज में बैकवर्ड होता है। तो मे बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्होंने नहीं लिया बिकॉज दे आर कंसिडरिंग द नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स। ईस्ट वेस्ट क्वाड्रिलेटरल किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ईस्ट वेस्ट क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट कर रहा है सिलचर और पोरबंदर को, जबकि नॉर्थ साउथ क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। झांसी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जंक्शन है। झांसी which lies in UP is the junction of north south and east west corridor. Golden quadrilateral 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली नॉर्थ, देन साउथ में चेन्नई, कोलकाता ईस्ट एंड मुंबई वेस्ट। In which of the following states India's first railway line has been made under public-private partnership model? So PPP मोड पे पहली इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन जो बनाई गई है वो किस स्टेट में बनाई गई है? गुजरात में। India's first broad gauge railway line under the public-private partnership model was made in Gujarat and dedicated to the nation on 14th July 2015. ये रेलवे लाइन कनेक्ट करेगी ट्यूना टेकरा पोर्ट को गांधीधाम से। The cities which are included in Golden Triangle of Indian tourism are, so they are आगरा, दिल्ली एंड जयपुर, ठीक है। जो गोल्डन ट्राइंगल में इंक्लूडेड हैं वो हैं आगरा, दिल्ली और जयपुर। In the context of Indian tourism, आगरा, दिल्ली एंड जयपुर are included in Golden Triangle. ये एक टूरिस्ट सर्किट है। Golden Triangle is also so called because of the triangular shape formed by the locations on the map. जब आप आगरा, दिल्ली और जयपुर को मिलाएंगे, ठीक है, तो एक एक ट्राइंगल बनेगा, गोल्डन तो नहीं दिख रहा है, एक ट्राइंगल नुमा शेप बनेगा, इसलिए उसको
गोल्डन ट्राइंगल बोला गया है. मोर देन 1/3 ऑफ द क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, तो ये आता है चाइना से. So, as per the question period, more than one third of the crude steel production of the world, this came from China. According to 2021 report of the World Steel Association, the share of China was about 56.7% in the global crude steel production in the year 2020, while India produced a total of 100.3 million tons of crude steel in the year 2020, जो कि 5.3% है global steel production का. ठीक है. सो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है, जिसने कि 100.3 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था 2020 में. द कमैया सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर. तो ये बॉन्डेड लेबर का सिस्टम है कहाँ पर? नेपाल में, विच कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो ये जो सिस्टम था ये अबॉलिश किया गया सन 2000 में, एंड अगेन इन 2006. ठीक है. अच्छा, कमाइया सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड आफ्टर प्रोटेस्ट इन 2000 and 2006 respectively. Despite the 2013 official prohibition on putting girls into indentured servitude, NYF estimated in October 2017 that hundreds of girls were still living in slave-like conditions. So अभी भी ये बंद होने के बाद भी ये देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां अभी भी slave-like conditions में रह रही हैं, many in home of prominent politicians and businessmen. ठीक है. तो this is a very shameful act again. And which of the following statement is not correct? India was a colony of Britain till 1947. सही है. Indian economy stagnated during British period. ये भी सही है. stagnate हुई थी, rise नहीं कर पा रही थी because they do not want the Indian economy to rise. वो अपना यहाँ से raw material लेके जाके वहाँ से manufactured material बना के यहाँ बेच रहे थे या किसी भी तरीके का development कर रहे थे. So that was for their good. India was a supplier of manufacturing goods during British rule. नहीं, India was not a manufacturing supplier. India was a supplier of raw materials. India was supplier of raw materials during British goods. सही है. So India colony थी ब्रिटेन की 1947 तक. British colonization of India ये शुरू हुआ 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जीता and started its supremacy over the Bengal. The Indian economy stagnated during British period. The then British government of India followed a policy of free trade or unrestricted entry of British goods. Indian handicrafts were exposed to the fierce and unequal competition with the machine made product जो ब्रिटेन से आते थे और एक्सटिंक्शन फेस करने लगे. और इंडिया हैड टू एडमिट ब्रिटिश गुड्स फ्री और एट नॉमिनल टैरिफ रेट्स, and India became a supplier of mainly raw materials. Economic policy of British government, as pointed out by R.C. Dutt later in 1901 in his famous book The Economic History of India, that the effort of Parliamentary Select Committee of 1812 was to discover how they means Indian manufacturers could be replaced by British manufacturers and how British industries could be promoted at the expense of Indian industries. I'm so sorry for this disturbance again and again, but ये मेरे हाथ में नहीं है. So I try to keep it low, but फिर भी it takes place. Anyways, excuse me. So ये आर.सी. दत्त जी ने अपनी बुक में भी मेंशन किया था. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू. इट प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटी ऑफ अ किंग, दिस इज ट्रू. इट डिस्क्राइब्स द देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक लाइफ नहीं इसमें बताई थी, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात हुई थी. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स बताया गया था. इट हाईलाइट्स द नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ऑल्सो. सो अर्थशास्त्र एक एंशियंट इंडियन संस्कृत ट्रीटाइज है ऑन द स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी. कौटिल्य ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य. ये ट्रेडिशनली इसके ऑथर माने जाते हैं. इट डज नॉट डिस्क्राइब द देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. स्टेटमेंट ऑफ द अदर थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. इन हाउ मेनी अधिकारण्य इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड. तो कितने पार्ट्स में बेसिकली ये डिवाइडेड है? तो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अठावना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अठावन? सो अठावना का मतलब होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट. विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में अठावना वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. स्टेट फॉलोड अ वाइज इरीगेशन पॉलिसी. इंडस्ट्रीज भी एनकरेज की गई थी.
कॉमर्स इनलैंड था, कोस्टल था और ओवरसीज़ भी था। तो एक तरीके से जो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। उसको एक अलग नाम दिया गया था 58, ठीक है, 58 या 58 में भी। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन जोन्स। तो 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 पिन जोन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर zones in which 8 pin zones are related to states और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और 9वीं जो है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए है एंड फील्ड पोस्ट ऑफिस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स यूटीज पिन जोन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो टोटल 9 है जिसमें से 8 तो स्टेट और यूटीज को दी हुई हैं और बाकी एक जो है वो आर्मी और फील्ड पोस्ट ऑफिस के लिए है अलग से, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस ऑब्वियसली। Next is consider the following statements. The number of post offices in India is in excess of 1.5 lakh. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) was formed in the year 1997. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established in the year 2000. ये दोनों गलत हो जाते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो as of March 31st 2003 number of post offices in India was 1,55,618. According to Department of Post, Ministry of Communication, the number of post offices in India is 1,56,721 as on 31st March 2021. So statement 1 तो करेक्ट हो जाता है। दूसरा है पैन इंडिया टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL refers to भारत संचार निगम लिमिटेड. It is 100% government owned communication corporation and it is a public communication service in the India, launched on 15 September 2000. ठीक है, तो ये 15 सितंबर 2000 को लॉन्च हुआ था एंड सेलिब्रेटिंग द फॉर्मेशन डे बाय स्टार्टिंग द ऑपरेशंस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2000, हैविंग द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। हैंस स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। ट्राई जो है दैट इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1997। तो यहाँ पे ईयर्स को एक्सचेंज कर दिया गया आपस में स्टेटमेंट में। ट्राई 1997 में आई थी, BSNL 2000 में आया था। Which bank has been presented with the Asian Banking Award 2001? तो 2001 में ही दिया गया था IDBI को। In which state India's largest naphtha cracker plant, ये कौन से स्टेट में इनाग्रेट किया गया? ये किया गया हरियाणा में। तो 2011 में इनाग्रेट किया गया था नैप्था क्रैकर प्लांट एट इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन पानीपत कॉम्प्लेक्स, और ये इसकी जो बिल्ड कॉस्ट थी वो 14,439 करोड़ थी। हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली? तो एक बैरल ऑयल में कितने लीटर्स आते हैं? तो ये आते हैं 159 लीटर्स एक बैरल। जब भी हम बात करते हैं कि एक बैरल ऑयल की, तो दैट मीन्स 159 लीटर्स की बात कर रहे हैं हम, या फिर 42 अमेरिकन गैलन्स की बात कर रहे हैं अगर गैलन्स में देखेंगे तो। ठीक है, तो 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर्स और 42 अमेरिकन गैलन्स। वेट ऑफ LPG इन किलोग्राम फिल्ड इन नॉन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इज़, तो ये है 19 किलोग्राम। ठीक है, द वेट ऑफ LPG फिल्ड इन नॉन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इज़ 19 किलोग्राम, जबकि डोमेस्टिक सिलेंडर में जो भरा जाता है वो 14.2 होता है। तो घर पे जो आपने सिलेंडर आते हुए देखे होंगे वो 14.2 kgs उसमें होती थी, जो उसका जो वेट होता था, और जो नॉन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें 19 kg होता है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ PVR सिनेमा इज़, फुल फॉर्म। द करेक्ट फॉर्म ऑफ PVR सिनेमा इज़, ओके, सो जो आप PVR बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू PVR, इसका फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। प्रिया विलेज रोड शो। PVR is the largest and most premium film and retail entertainment company. Correct form of PVR is Priya Village Roadshow. The company started as a joint venture agreement between Priya Exhibitor Private Limited and Village Roadshow Limited in 1995, और इसने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस जून 97 में ही शुरू कर दिए थे। प्रिया विलेज रोड शो इसका फुल फॉर्म है। एगमार्क किससे रिलेटेड है? प्रोसेसिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग या नन ऑफ द अबव? तो एगमार्क जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। इट इज़ अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू अ ग्रेड स्टैंडर्ड, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। द एगमार्क इज़ लीगली एनफोर्स्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, तो ये लीगली एनफोर्स किया गया है बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937। While the certification scheme is essentially voluntary, Food Safety and Standards Regulation 2011 have prescribed mandatory certification under AGMARK for certain products with blended edible vegetable oil etc. ठीक है,
तो ये क्वालिटी चेक के लिए होता है. एग मार्क क्या है? इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके फॉर एग प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स फॉर एग्स, और अ सील ऑफ क्वालिटी गारंटी. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश. तो ब्लैक पॉटरी के लिए कौन सी जगह जानी जाती है? दैट इज निज़ामाबाद. तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड द जीआई टैग इन 2015 टू ब्लैक क्ले पॉटरी इन निज़ामाबाद इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. पॉटरी यूनिक होती है बिकॉज ऑफ द डार्क लस्ट्रस बॉडी विद एनग्रेव्ड सिल्वर पैटर्न्स. GI Act 1999 came into effect in September 2003. It is given to an agricultural, natural, or manufactured product to indicate its specific geographical location or point of origin. Eco mark is the given to Indian products that are. So eco mark किसको दिया जाता है? Pure and unadulterated, rich in proteins, environment friendly, economically viable. तो environment friendly products को दिया जाता है. The government of India has instituted a scheme for labeling of environment friendly products to be known as eco mark, जिसमें भी eco mark है मतलब कि वो उसको चेक किया गया है, that is environmentally friendly product. Scheme is being administered by Bureau of Indian Standards BIS. Eco mark scheme covers various product categories जैसे कि soaps, detergent, paints, food items, electrical non and electronic goods, plastic products, textiles. ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है. BIS जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया की अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू. नेक्स्ट देखिए, कंसिडरिंग द जोग्राफिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द कल्चर ऑफ राजस्थान, विच सेक्टर शुड बी गिवन नेचुरली बी गिवन टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो देखिए जोग्राफिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंसिडर करते हुए राजस्थान में टूरिज़्म की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय द किंग्स वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच स्ट्रक्चर्स हैं, और वहाँ पे टूरिज़्म की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है. तो विद रेफरेंस टू जोग्राफिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, tourism sector should naturally be given top priority for long term sustainable inclusive development. At what percent is the main source of wealth in Bihar? एग्रीकल्चर है अभी तो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ बिहार में. ठीक है. द कंट्री इन विच अ मेजर कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ इरप्टेड रिगार्डिंग द आउटसोर्सिंग, वो था USA. आउटसोर्सिंग इज़ द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी, जो कि आपकी कंपनी की सर्विसेज देगा एंड इट विल क्रिएट द गुड्स दैट ट्रेडिशनली वर परफॉर्म्ड बाय इन हाउस कंपनीज. सो आउटसोर्स करते हैं बाहर से. ये एक बड़ा इशू बना 2004 में USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एंड बिगनिंग ऑफ दिस सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया इन 2000 ऑल्सो. अभी भी आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर कुछ पर्टिकुलर ऐसे काम होते हैं जिनके लिए वो अलाई नहीं करना चाहती हैं या अपना एक ऑफिस स्पेस बचाना चाहते हैं, पब्लिक स्पेस बचाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए आउटसोर्स कर लेते हैं. ठीक है. नाउ पैकेजिंग हैज़ एज्यूम्ड इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, मेक्स प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी, या फिर सारी ही चीज़ें ऊपर जो हम बात की है, तो ये सभी कुछ ये प्रोवाइड करता है. आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, द न्यू एंटिटी इज़ नाउ नोन एज, इसको बोला गया एयर इंडिया. ठीक है. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्ज होने के बाद एयर इंडिया बोले गए. द एयरलाइन वॉज फाउंडेड बाय JRD टाटा एज टाटा एयरलाइंस इन 1932. अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज किया द सेल ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया अगेन टू द टाटा ग्रुप. तो पहले ये टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया दोबारा से 2021 में, रतन टाटा जी ने इसको खरीदा एंड इसको सेल को फाइनलाइज किया गया टू द टाटा ग्रुप फॉर विनिंग बिड ऑफ 18,000 crore. द डेट लेडन एयरलाइंस ओनरशिप नाउ गोज बैक. अब ये बहुत ही ज़्यादा डेट लेडन हो गई थी, लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप ने इसको ओन किया बिकॉज दे हैड स्टार्टेड इट इन 1932 एंड अभी इसको दोबारा से टाटा ने अपने हाथ में लिया एंड गोज बैक टू द सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट विच फाउंडेड इट नियरली 90 years ago. ठीक है. सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट क्यों बोला गया? क्योंकि टाटा का नमक भी आता है और टाटा सॉफ्टवेयर में भी सबसे आगे ना. ठीक है. TCS. सो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया टाटा ग्रुप को, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर. द ट्रांजेक्शन फी विच हैज़ बीन बैंड बाय अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम कस्टमर्स रिलेट्स टू. ट्रांजेक्शन फी जो कि विच हैज़ बीन बैंड बाय रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम दैट हैज़ बीन रियलाइज्ड फ्रॉम कस्टमर्स रिलेट्स टू सी जर्नी, एयर जर्नी, रेल जर्नी और रोड जर्नी. तो इसका आंसर है एयर जर्नी. एयर जर्नी ट्रांजेक्शन फी ऑन पैसेंजर्स वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. Universal Service Obligation Fund USOF is concerned with.
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कंसर्न है एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ टेलीकॉम कंपनीज. सो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद एडजस्टिंग liabilities of telecom companies, and it came into effect in from 1st April 2002, and it is established to provide subsidies to ensure telegraph services that are provided to everyone across India, especially in the rural and remote areas. ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है. All the credits to this fund require parliamentary approval, and it has a statutory support also under the Indian Telegraph Amendment Act 2003. Belt and Road Initiative is sometimes seen in the news in the context of affairs of, so it is seen in the news in the context of affairs of China. BRI फॉर्मली इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला गया था, OBOR फॉर शॉर्ट. ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी 2013 में टू इन्वेस्ट इन नियरली 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. बेल्ट इज़ अ शॉर्ट फॉर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, referring to the proposed overland routes for road and rail transportation through landlocked Central Asia along the famed historical trade routes of western regions. जहाँ पे रोड जो है इट इज़ द शॉर्ट रूट शॉर्ट फॉर 21st century maritime silk road, referring to Indo-Pacific sea routes through Southeast Asia to South Asia, the Middle East and the Africa. तो जो एक हिस्टोरिकल हम जिसकी बात करते हैं ना कि भाई एक सिल्क रूट हुआ करता था, उसी रूट को इन्होंने चाइना ने मतलब कोशिश की है कि दोबारा से इन्वेस्ट करेगा इसमें. सो दैट इज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. यमुना एक्सप्रेस वे रन्स बिटवीन. यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ताज एक्सप्रेस वे. ये 6 लेन 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है और कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा विद आगरा इन उत्तर प्रदेश. ऑल राइट, फाइनली मिसलेनियस भी हमारा ख़त्म होता है. देखिए मुझे नहीं पता आपके लिए है कि नहीं, बट इकोनॉमिक्स इज़ सच अ हेडेक फॉर मी समटाइम्स बिकॉज आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ इट. आई डू लाइक इट बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट. अंतर होता है दोनों में. सो वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ द डेमोग्राफी, और ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो आपका काम क्या है, आपको रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है. फेस्टिव सीज़न चल रहा है अभी. आप आई एम श्योर आप लोग अपने घर पे होंगे या जहाँ भी हैं, या इन्जॉइंग, यू वांट टू इन्जॉय. अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने घर नहीं जा पाए हैं, प्लीज़ इन्जॉय कीजिए ना. और जैसे ही ये फेस्टिव मोड से बाहर आते हैं दोबारा से पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है. सो यही लाइफ है, यही साइकिल है, आपको लगे रहना है. होपफुली नेक्स्ट दिवाली तक आप इस फेज़ में, पढ़ाई वाले फेज़ में ना ही बचें, आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएं. सो होपिंग फॉर दिस बेस्ट. इस दिवाली पे आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. अगली दिवाली तक आप एक नया मुकाम हासिल करेंगे. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग.